आज हम लोग खनिज लवण या मिनरल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने पोषण को अच्छी तरीके से समझाया है और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया है, और दूसरी वीडियो में हमने प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ाया है। आज हम इस वीडियो में खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड में हम आज पढ़ेंगे क्या, खनिज लवण। खनिज लवण जो है धातु और अधातु एवं उसके लवण जो है वो खनिज लवण कहलाते हैं। धातु और अधातु आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु जो है और उनके जो लवण हैं वो खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं। पहला बृहद पोषक। बृहद पोषक या बोल सकते हैं आप माइक्रोन्यूट्रिएंट। बृहद से आप बड़ा समझ सकते हैं या अधिक मात्रा। तो इन तत्वों को शरीर की अधिक मात्रा की आवश्यकता हो सकती है। आप बृहद से याद कर सकते हैं अधिक, तो इसमें जो कंपोनेंट आएंगे वो हमारे शरीर के लिए उसकी मात्रा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे इन तत्वों को शरीर की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे वो कौन कौन से तत्व हैं आपके हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। इसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। अब दूसरा देख लेते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक या माइक्रो न्यूट्रिएंट। सूक्ष्म से आप याद रख सकते हैं, सूक्ष्म मतलब इसकी मात्रा कम या थोड़ा सा मात्रा। तो इन तत्वों के शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए आयोडीन है, लौह, आयरन जैसे कोबाल्ट, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम और सिलीनियम। ये जो है आपके, इसकी मात्रा हमारे शरीर को क्या चाहिए, बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लौह की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं आयरन की कमी से क्या हो जाता है, हमें एनीमिया रोग हो जाता है, यही लिखा है। और कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से टिटेनी और रिकेट्स रोग हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमें जो रिकेट्स या सूखा रोग कह सकते हैं वो हो जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग हो जाता है। खनिज लवण के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो हम देख लेते हैं, जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में बताया है कि जो हम लोग ले रहे हैं भोजन और पेय पदार्थ, उस रूप में जो है किए जाते हैं खनिज लवण। जैसे किसमें मिल सकते हैं, आपके दूध में, अंडा में, मांस में, फल में, सब्जियां, नमक आदि में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज लवणों के कार्य, स्रोत और रोग के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे फंक्शन, सोर्स, डिजीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स। लॉ बोले तो आयरन। आयरन हमें पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस के रूप में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए लो पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन हीमोग्लोबिन हमने लिखा है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आयरन भी सहायक होता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का रुधिर में पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। हीमोग्लोबिन जो है आपका पीएच को स्थिर रखने में सहायक है। हीमोग्लोबिन ऊतकों से फेफड़ों तक जो है, ऊतक से फेफड़ों तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, और फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब देख लेते हैं, यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, पालक, ईटीसी में लोहे की मात्रा पाई जाती है जो हम खाते हैं। इसलिए अब मैं अगर लोहे की अपने भोजन में जिसमें लोहा मिले उसे शामिल करना हो तो हम यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, पालक का सेवन करेंगे। लोहे की कमी से, लोहे या आयरन की कमी से क्या हो जाता है, रक्त अल्पता रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे शरीर की अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायता करता है। क्या आपको पता है, कैल्शियम जो है हड्डी और हमारे दांत के निर्माण में यूजफुल है। और कैल्शियम जो है रुधिर का थक्का जमाने और पेशी के कार्यों में सहायक है। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कैल्शियम का मेन रोल होता है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों और महिलाओं को जो है वो कैल्शियम की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आप देखेंगे कि उन्हें कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। कैल्शियम का लवण, कैल्शियम फास्फेट शरीर के लिए आवश्यक होता है। जो कैल्शियम हम लेते हैं उसका लवण जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में वो आवश्यक होता है। दूध और दूध से बने पदार्थ में हमें कैल्शियम मिलता है।
भारी जल में भी कैल्शियम मिलता है, हरी सब्जियां में भी कैल्शियम, गाजर, मांस ईटीसी में हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम की कमी से जो है हमें टिटेनी एवं रिकेट्स रोग हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर हेतु आयोडीन के जो स्रोत हैं वो पानी है, प्याज है, समुद्री मछली है, समुद्री फूड भी कर सकते हैं आप, वो पाया जाता है। इसलिए हम अपना प्याज वाज ज़्यादा लेना चाहिए कि आयोडीन की कमी अगर हो तो पानी और प्याज, समुद्री मछली आप खा सकते हैं। आयोडीनिक नमक में पोटेशियम आयोडेट होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस भी हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस जो है फास्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, एटीपी का अवयव है। तो फास्फोरस जो है आपका किसका अवयव है? एटीपी और फास्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए का एक कंपोनेंट है। फास्फोरस के मुख्य स्रोत जो है आप दूध है, दूध से आपको मिल सकता है फास्फोरस, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडा ईटीसी में आपको फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? टिटनी और रिकेट्स रोग हो सकता है। इसलिए आपको दूध तो हमेशा ही लेना चाहिए। अब आ जाते हैं सोडियम। सोडियम सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड अमाशय में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निर्माण में सहायक होता है आपके अमाशय में। यह पेशी संकुचन से संबंधित है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? नमक है आपका, मछली, मांस, अंडा, दूध ईटीसी में आपको क्या मिलता है? सोडियम मिलता है। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव और असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। पोटेशियम जो है हमारे शरीर में आयन जो है उसके जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। जो हमारे पेशीय संकुचन होते हैं उसमें और तंत्रिका संवेदना जो हमें सूचना मिलती है उसमें मुख्य भूमिका निभाता है ये पोटेशियम। इसके स्रोत कौन से है? केला, खजूर और आलू हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जैसे पैरालाइज हो सकता है या अंगघात हो सकता है। अब बात देख लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन हड्डियों और दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। फ्लोरीन इसकी अधिक मात्रा होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। वाटर, अभी हम खनिज लवण के बारे में पढ़ रहे थे, अब वाटर के बारे में। वाटर यह एक अकार्बनिक पदार्थ है क्योंकि वाटर का सूत्र होता है H2O। मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। कितना? 65% जल होता है। यह पसीने वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ज़्यादा गर्मी होने पर पसीना निकलने की वजह से जो है वही कह रहा है कि शरीर का ताप इसे नियंत्रित करता है वाटर जो है। यह पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में सहायक है। पानी जो है वो पाचन और परिवहन और उत्सर्जन सब तीनों में आपका सहायता करता है। इसलिए आप पानी मैक्सिमम पिया करें। इसके मुख्य स्रोत उपपचयी जल, तरल भोज्य और पीने का जल है। जैसे पानी आपको तरल भोजन भी जैसे दाल अगर खा लेते हैं तो उसमें भी आपका पानी का सोर्स उससे भी चला जाता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे पानी की कमी हो जाती है उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब देख लेते हैं मोटा चारा, ड्रगेस। यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। मतलब सभी में नहीं, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है। तंतुमय पदार्थ होता है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता है। ये हमारे शरीर में वृद्धि नहीं करता है क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका हम पाचन नहीं कर पाते हैं। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। जैसे कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो तो उसको रोकने में इसको अधिक मात्रा में लिया जाता है। यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को साफ करता है। ये आपके जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है और आहार नाल जो है उसके मार्ग को साफ करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सलाद, जो हम लेते हैं सलाद, और अनाजों का वह परत, सब्जियां, दलिया हैं। संतुलित आहार के बारे में देख लेते हैं। बैलेंस डाइट वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। मतलब किस उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, इसलिए संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु,
स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार होता है। संतुलित आहार जो है प्रत्येक व्यक्ति की आयु के अनुसार उनके लिए क्या कितना खाना चाहिए कितना नहीं, उनके एज पे डिपेंड करता है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए वयस्क की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और अधिक परिश्रम करने वाले मनुष्य, जैसे जो ज़्यादा काम करते हैं, जैसे खेत में काम करना, रिक्शा वगैरह जो लोग खींचते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हों, उनके लिए, शरीर से जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको अधिक प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की एंड पोटेशियम युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए तो दूध एकदम इम्पॉर्टेंट है। वो तो दूध हमेशा ही लेना चाहिए, दूध और दाल। बीमारी के उपरांत मनुष्य को अधिक प्रोटीन, खनिज और विटामिन की आवश्यकता हो जाती है। बीमारी ठीक होने के बाद, आप जब होते हैं, कोई भी आपकी बीमारी हो जाती है छोटी मोटी, और उसके बाद आप जब ठीक हो जाते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा प्रोटीन और खनिज और विटामिन की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकतर देखते हैं लोग फ्रूट वूट ज़्यादा मरीज को खिलाया जाता है। एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करने से अल्पता रोग हो जाता है। एक ही प्रकार का अब हम डेली भोजन करते रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए अल्पता रोग होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप वो सारी चीज़ें, एक ही चीज़ें ना ही चेंज कर करके आप भोजन लिया करें। संतुलित आहार में भोजन के सभी आवश्यक अवयव होते हैं। और इस वीडियो में हमने विटामिन्स नहीं पढ़ाया है, क्योंकि विटामिन्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने बनाया है और उसमें विटामिन्स को अच्छे से समझाया है।